समस्त भारतवर्ष से आए किसान साथियों, वह मंच पे बैठे हमारे किसान मोर्चा के सीनियर नेतागण, मैं विशेष तौर पर हमारी एक बेटी का नाम लेना चाहूंगा जो लगातार 7 महीने से यहां सेवा कर रही है। आपके सामने सुखमनी जिला रोपड़ से मैं सलाम करता हूं इस बेटी को कि इन्होंने बहुत ज्यादा आज तक हमारी माता बहनों की जो सेवा की है। आदरणीय किसान साथियों, आज हमारे धरने को लगभग 7 महीने हो चुके हैं। 25 तारीख को हो जाएंगे। 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे वार्ता करना चाहता हूं। आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल है, 7 महीने से किसान सड़क पे बैठा है, कोई बातचीत नहीं। एक साथी अभी कह रहे थे कि 11 दौर की बात हुई, 12 दौर की बात हुई। मैं बार बार बताता हूं, 1 दौर की भी बात नहीं हुई। सिर्फ हमारे से पूछा जाता था कि आप क्या चाहते हो, सिर्फ हमारे के मन टटोले जाते थे, जलेबी की तरह बातों को घुमाया जाता था। कभी भी नियत से बात हुई ही नहीं, 1 दौर की बात भी नहीं। दूसरी तरफ इस देश के अंदर कहने के लिए प्रजातंत्र है, कहने के लिए। मैं मीडिया के माध्यम से कुछ साथी यहां बैठे होंगे, सीआईडी सिक्योरिटी के साथी बैठे होंगे, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह लोकतंत्र है? 3-4 लड़के 1 साल तक यूएपीए एक्ट लगा करके जेल के अंदर साड़े गए, और जब कोर्ट के अंदर उनका मुकदमा जाता है, बेल के ऊपर जज सुनवाई करता है, देने के लिए कोई प्रूफ नहीं मिला। खुद न्यायाधीश की लैंग्वेज है कि सत्ता के ऊपर बैठे सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता। कोई सवाल पूछे यूएपीए लगा दिया। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक पोस्टर लगाया गया जिसके ऊपर लिखा गया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी मोदी जी। 25 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूक दिया गया। क्या ये हमारे महापुरुषों ने, 1 लाख से ज्यादा महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने काले पानी की जेलें काटी। क्या इसलिए देश आजाद किया था? क्या मात्र अंडानी अंबानी जैसे लोगों को बेचने के लिए देश आजाद नहीं किया था? साथियों, ये देश हमने आजाद, हमारे बुजुर्गों ने इसलिए किया था कि हम अपनी सत्ता अपने मुताबिक चलाएंगे, जिसके अंदर किसान की सुनी जाएगी, जिसके अंदर मजदूर की सुनी जाएगी, जिसके अंदर जाति धर्म का भेद न करते हुए हर जनता का, हर वो व्यक्ति जो पीछे से पीछे कतार में है, वो भी अपनी सरकार को चुनने में इतना ही भागीदार होगा जितना कि कोई अरबोपति। मगर आज हमारे देश को चंद पूंजीपतियों को गुलाम बनाने पर तुली हुई है सरकार। जब हम इस स्टेज के माध्यम से सरकार को फांसीवाद सरकार बोलते हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द होता है। वो कहते हैं हमारे को फांसीवाद कैसे कह रहे हो, हम प्रजातंत्र से चुने हुए लोग हैं, ये बड़ा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। मैं उन साथियों को जवाब देना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, हिटलर भी सबसे पहले वोट से चुन करके गया था। और फांसीवाद की निशानियां क्या होती हैं, आप याद करिए। सबसे पहले फांसीवाद की यह निशानी होती है कि मजदूरों की आवाज बंद की जाती है। अब सबसे पहले फांसीवाद की निशानी होती है
के किसानों के अधिकार लूटे जाते हैं। सबसे पहले फांसीवाद की निशानी होती है, देश की जनता को जाति और धर्म में लड़ाया जाता है, उसके बाद अपने मन मर्जी का शासन किया जाता है। क्या ये बातें देश के अंदर नहीं हो रही? 7 महीने से किसान आपके दरबार पर बैठा है, अपनी मांगों के लिए बैठा है, मगर कोई सुनाई नहीं। क्या ये फांसीवाद नहीं है? मजदूर एक मशीन बना करके छोड़ दिया गया, उसको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं। इंडस्ट्री के अंदर चैन सिस्टम में घूमता है, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे उसका काम कर दिया गया। क्या ये फांसीवाद नहीं है? हमारे देश के अंदर जब भी किसी स्टेट का इलेक्शन आता है, जातीय दंगे करवाए जाते हैं, धर्म के दंगे करवाए जाते हैं। क्या ये फांसीवाद नहीं है? हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों के खिलाफ यही तो गेम चलाया था। हिटलर ने क्या किया था? सबसे पहले जर्मनी को हम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा ले जाएंगे, यही सपना दिखा करके जीत के गया था। आप में और हिटलर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है मोदी जी। आप हिटलर बन चुके हैं, आप हिटलर। मगर हिटलर का अंत आत्महत्या की थी उसने, हिटलर ने। ये भी याद रखो, अगर आप हिटलर बनना चाहते हैं तो ये भी याद रखो कि उसने आखिर के दिन आत्महत्या की थी। साथियों, इस देश के अंदर क्या गेम खेला जाता है? 2-3 चीजें मेरे को बड़ी रड़क रही हैं। मैं हिंदू हूं, मैं श्री राम को मानता हूं, मैं मंदिर को भी मानता हूं और मंदिर में जाता भी हूं, मगर मेरी प्राथमिकता कुछ और भी है। मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं मेरे देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले। मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं मेरे देश के किसान को सम्मान मिले, भाव मिले। मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं मेरे देश के मजदूर को मजदूरी मिले, मेरे देश को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे देश को अच्छा स्वास्थ्य मिले। मात्र मंदिर बनाने से हिंदू का भला नहीं होता। क्यों मूर्ख बना रहे आप जनता को? राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप? राष्ट्रवाद का मतलब होता है मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, मेरे देश की 36 बिरादरी, सभी धर्म सुरक्षित हो, सभी देश से प्रेम करें। मगर आप जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, वो हमें मंजूर नहीं है। ये जिस राष्ट्रवाद को मानते हैं, वो राष्ट्रवाद सावरकर ने दिया इनको, सावरकर ने, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं। उस राष्ट्रवाद के अंदर ना मजदूर के लिए कोई जगह है, ना महिला के लिए कोई जगह है, ना आदिवासी के लिए कोई जगह है, ना किसान के लिए कोई जगह है। मात्र इस देश की मात्र 10% जनसंख्या है, सिर्फ उसके लिए राष्ट्रवाद है, वो हमारे लिए नहीं है। मोदी जी याद रखें, किसान से बड़ा राष्ट्रवाद इस देश के अंदर कोई नहीं है। हमारा एक बच्चा अगर खेती करता है, दूसरा सेना में देश के लिए बलिदान देता है। क्या कहते हैं आप? माफी मांग के आप जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिस दिन उसकी बेल कैंसिल हुई वो रोया था और माफी मांग के जेल से बाहर आया था। और हम जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो भगत सिंह का राष्ट्रवाद है, जिस दिन और वंदे मातरम गाया था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। हमारे राष्ट्रवाद में और आपके राष्ट्रवाद में ये अंतर है। और एक बात और याद रख, हमें पता है कि आप हमारी इन बातों से मानने वाले नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है और हमने भी वो तैयारी कर ली है। तेरे को पहले बंगाल में पीटा, जहां हमारी भाषा नहीं समझी जाती थी। तेरे को पहले बंगाल में पीटा, अब उत्तर प्रदेश में आ जा, तेरे को दिन में तारे दिखाएंगे, दिन में तारे। उत्तर प्रदेश तो हमारी भाषा भी समझता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो बोलते हैं वो समझते हैं।
और एक बात और ध्यान कर ले, मैं आपको शायद घमंड में आप भूल गए होंगे, हिंदी पट्टी बोली जाती है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां ये इन क्षेत्रों में जो पार्टी शासन जीतती है वही शासन करती है। तेरी मुंडी रंगड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तेरे की दिल्ली की कुर्सी भी छीनेंगे, याद रखना। ये प्रतीक है। लोग इनको कमला जरूर कहते हैं, मगर ये परमात्मा का बंदा 7 महीने से यहां बैठा है, ये नारा लगा रहा है, ये कह रहा है बोले सोनिहाल, मोदी जी तेरा तो काम हो गया, तू नहीं बचेगा अब। हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, बड़ा दर्द होता है इनको। हमारा एक डिप्टी मुख्यमंत्री हरियाणा का कहता वहां तो सिर्फ राजनीतिक लोग बच गए। जब एक गुंडा, लुच्चा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, किसान क्यों नहीं लड़ सकता भाई? तू, तेरा कॉपीराइट है क्या? किसान इलेक्शन लड़ सकता है मेरे भाई। जिला परिषद मेंबर, सरपंच, किसान उठ से तेरे पेट में दर्द हो गया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि वहां तो अपराध बढ़ रहे हैं। टिकरी की एक घटना होगी, उसके ऊपर बोलता अपराध बढ़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से स्टेज के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज 3 से 4 मर्डर होते हैं, हर रोज 5 से 6 बलात्कार होते हैं, हर रोज चैन स्नैचिंग, डकैती और चोरी की 100 से ज्यादा घटनाएं होती हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो FIR में लिखी जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा कि हरियाणा, फिर तो अब हरियाणा सारा अपराधी स्टेट हो गया? क्या आप उसको, अपने आप को इसका जिम्मेवार मानते हो? अगर आप इन बातों का जिम्मेवार मानते हो और इस्तीफा देते हो, तो हम भी उन घटनाओं का जिम्मेवार अपने आप को मानेंगे। वरना समाज के अंदर सब घटना होती रहती हैं। साथियों, याद रखना, हमारे आंदोलन के खिलाफ बहुत सी साजिशें चल रही, बहुत से नारे दिए जा रहे, बहुत सी पंचायतें करवाई जा रही हैं। एक बात याद रखना, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, यह आंदोलन को वही पवित्र आंदोलन रखना है, ना यह किसी धर्म का आंदोलन नहीं बनने देना है, किसी एक विचारधारा का आंदोलन बनने नहीं देना है, किसी एक जाति का आंदोलन नहीं बनने देना है। और किसान नेताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि अपने ईगो को छोड़ करके हमने फूट भी नहीं पड़ने देनी है। हर हालत में आंदोलन को जीत करके जाएंगे, मोदी की गर्दन झुका करके जाएंगे, जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सुरेश जी, मेहरबानी बहुत बहुत।